हेलो लर्नर्स, तो आज हम डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन बिना किसी देरी के। और हाँ, इससे पहले भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस बनाए हैं डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर मैथ्स रिलेटेड। तो उन वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाके, जो आपको आर के सी मैथ्स चैनल पर मिल जाएगी। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। देखो, हमें पैरेलल लाइंस की कंडीशन समझनी होगी। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो जैसे मैं उनकी एक इक्वेशन लिखता हूँ जनरल फॉर्म में, a1x b1y c1 इज इक्वल टू जीरो। a1x b1y c1 इज इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। सेम कॉफिशिएंट्स, कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट होती है। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये आपको पता होना चाहिए। जब हम दो पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल प्लेन्स है, यहाँ पे दो पैरेलल प्लेन्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो पैरेलल प्लेन्स में जो कॉफिशिएंट है वो क्या होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। और जो कांस्टेंट है वो डिफरेंट होता है। मैं यहाँ पे कांस्टेंट रख दूं, पी बोल दूं यहाँ पे, और इसको मैं बोल दूं क्यू, है ना। तो ये कांस्टेंट डिफरेंट होता है। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन होता है। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन गिवन है 3x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 8। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 10। अब आप बोलेंगे सर इनका कोफिशिएंट तो सेम ही नहीं है। अरे बिल्कुल सेम है। इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। 3x वाई 3z इज इक्वल टू 10 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखो अब सेम बन गई, 3x प्लस वाई प्लस 3z, 3xy प्लस 3z। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये किसकी है, पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशंस हैं। इनके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, इसको मैं प्लेन 1 बोल देता हूँ, इसको प्लेन 2 बोल देता हूँ। बिटवीन प्लेन 1 एंड प्लेन 2 क्या होता है, मॉड कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस डिवाइडेड बाय रूट कॉफिशिएंट्स जो एक्स वाई जेड के हैं उनका स्क्वायर। कॉफिशिएंट क्या है एक्स का, 3, 3 का स्क्वायर 9। वाई का कॉफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9। तो कांस्टेंट टर्म माइनस करो, 8 माइनस 5 करो या 5 माइनस 8 करो, प्लस की ही वैल्यू आएगी क्योंकि बाहर मॉड लगा हुआ है। तो 8 में से 5 माइनस किया, 3 आ गया नीचे। रूट 9 9 18, 18 प्लस 1 19। तो ये ही आपका क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। तो मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है कि उनका कॉफिशिएंट क्या होता है, सेम होता है। कांस्टेंट जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। सेम कॉफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंट इफ टू लाइंस और प्लेन्स आर पैरेलल। फॉर्मूला क्या लगता है, कांस्टेंट 1 माइनस कांस्टेंट 2। और क्योंकि कॉफिशिएंट सेम होता है तो एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट का स्क्वायर लगा के रूट लगा देते हैं डिनोमिनेटर में, और बाहर आता है मॉड्यूलस। बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड्यूलस क्यों लगता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स आर known as rank of matrix. Clear? Number of non-zero rows और columns are known as the rank of the matrix. तो यहाँ पे हम वही चीज करने वाले हैं, कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे जिससे कि जीरो जो बन रहे हैं ना वो दिख जाए हमें। जो भी जीरो बन रहे हैं वो हमें दिख जाए। मतलब जिसके बाद जीरो बनाना पॉसिबल ना हो,
वहां तक ले जाके हम इस मैट्रिक्स को छोड़ देंगे और फिर हम चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और कॉलम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी इक्वल है, सी नॉट इक्वल टू है। जब ए और बी इक्वल हैं तो मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1/a ए स्क्वायर। मैं बी को भी क्या लिख देता हूँ, ए, और बी स्क्वायर को क्या लिख देता हूँ, ए स्क्वायर, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमको बोला है दैट ए इज इक्वल्स टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, C1 जो है उस पर परफॉर्म करने वाले हैं C1 माइनस C2 कॉलम वन पर। C1 माइनस C2 परफॉर्म कर देते हैं। कॉलम वन में से कॉलम वन माइनस वन जीरो, ए माइनस ए जीरो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो, वन ए ए स्क्वायर वन अपॉन सी सी स्क्वायर। अब इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सी तो ए के इक्वल, सी ए और बी के तो इक्वल है ही नहीं। इसके आगे आप कितना भी कर लो तो जीरोज आप इसमें नहीं बना पाओगे, है ना। तो इसमें आप ट्राई करके देख लेना, जीरो आगे नहीं बनेंगी किसी भी एक और रो या कॉलम में। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक जो हमारा कॉलम है वो पूरा जीरो आ गया। ये क्या बन गया, पूरा कॉलम जीरो बन गया। लेकिन दो कॉलम ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, जो दो जिनमें कोई भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो। तो ये जो दो कॉलम बचे हुए हैं, टू नॉन जीरो कॉलम्स, टू नॉन जीरो कॉलम्स बचे हुए हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ, ये हमने मान के चलो ए लेट कर लिया मैट्रिक्स को, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। कितनी हो जाएगी, टू, क्योंकि यहाँ पे टू कॉलम्स हैं, वन टू, टू कॉलम्स हैं जो नॉन जीरो हैं। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना, कर दोगे ना आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। There are three numbers 27, 42, 57. Find the largest number that divide and give a remainder of 10, 8 and 6. देखो इन इन तीनों नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि HCF की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन हमें रिमाइंडर ये चाहिए। ठीक है ना, ये रिमाइंडर्स चाहिए हमको। अब ये रिमाइंडर देखो, जो HCF आएगा इन तीनों का, वो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। लेकिन हमें रिमाइंडर कितना चाहिए, 10, 10 रिमाइंडर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 27 में से 10, 42 में से 88 और 57 में से 6, जो रिमाइंडर चाहिए उसको माइनस कर लूंगा पहले। 17 आ गया, यहाँ पे 8 मैं करूंगा 34 आ गया, यहाँ पे 6 मैं करूंगा तो 51 आ गया। अब इन नंबर्स का जो HCF होगा वो इनको तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इनको तो वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, लेकिन इन नंबर्स में तो कुछ रिमाइंडर बचा देगा, क्योंकि इनमें तो 10, 8 और 6 चीज जो हैं ये हमने पहले माइनस कर ली और ये रिमाइंडर बचने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, यही इसकी ट्रिक रहेगी कि इनका HCF फाइंड आउट करेंगे। ये न्यू नंबर्स बनाए हैं मैंने, इनका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। 17 का तो किसी से डिवीजन होता नहीं है, तो 17 का तो 17 ही हो जाएगा, 34 का 17 से हो जाता है, और 51 भी 17 से हो जाता है। तो 17 इनमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इनका HCF जो है वो क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, इन सारे नंबर्स का HCF 17। अब आप ध्यान से देखो, अब अगर आप 17 से 27 को डिवाइड करते हो, रिमाइंडर कितना आता है, 10, और 10 ही तो हमें चाहिए था। 42 को 17 से डिवाइड करते हो, कितना आ गया, 8 रिमाइंडर, और यही तो हमें चाहिए था। इसी तरह से 57 को आप 17 से डिवाइड करते हो, 6, और यही तो हमें चाहिए था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप यूज कर सकते हो, कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट में। पहले ये है कि जितने रिमाइंडर आपको बचाने हैं उतने रिमाइंडर को आप ओरिजिनल नंबर्स में से माइनस कर लो, और माइनस करने के बाद जो नंबर्स आए उनका HCF निकाल दो। सिंपल लॉजिक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आरकेसी मैथ्स के साथ बने रहें ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस के लिए। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम्स में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।